किस नंबर 59। उससे कहा था वो उसे उठा लेगा और वो वाकई बरस सी बारिश में उसे अकेडमी के गेट से लेकर इमारत तक और फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक ले आया था। ईमान हैरानी से उसे देख रही थी। जहाँ पहले मुलाजमों के 3 कमरे थे, वहां अब एक ही बड़ा सा कमरा था। जब तक घर नहीं बन जाता तुम्हें यहाँ ही रहना होगा मेरे साथ। मैं तुम्हें अकेले अपने अपार्टमेंट में नहीं छोड़ सकता। उससे ईमान को बेड पर बिठाया। उसके बालों पर बारिश की नन्ही बूंदें चमक रही थीं। तुम सुकून से बैठो, मैं आता हूँ। वो उससे कहते ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और ईमान हैरानी से कमरे को देखने लगी। ये काफ़ी बड़ा और खुला था। कमरे में ज़्यादा सामान नहीं था। एक बेड, बेड से काफ़ी फासले पर तकरीबन दूसरे कोने में सिटिंग एरिया था। कमरे में विंडो के पास रूम प्लांट रखे थे और ड्रेसिंग रूम अलग था, जिसका दरवाज़ा कमरे से ही खुलता था। लेकिन एक ड्रेसिंग टेबल बेड के बाईं जानिब रखा था। बेड के साइड टेबल पर फूल रखे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। वह हैरानी से देखने लगी। शायद वो काफ़ी नफासत पसंद था। हर चीज़ अपने ठिकाने पर थी। ईमान ने अपनी शॉल उतार कर साइड पर रख दी। वो अब बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। उससे आंखें बंद कर ली। वो थक गई थी और उसे अपने कंधे और पाँव में दर्द महसूस हो रहा था। जिंदगी बहुत तेज चली थी। उसे अभी तक ये सब ख्वाब लग रहा था। वो जिस शख्स से इतनी अकीदत रखती थी, कभी सोचा नहीं था उसी के बेटे से उसकी शादी हो जाएगी। रूहान जबीन, डॉक्टर रूहान जबीन। हाँ, उसकी कहानी की शुरुआत उसी से हुई थी। वो अब्दुल्ला शाहब के अंधेरों से खौफजदा थी। ऐसे में वो जब जब रूहान जबील के लेक्चर सुनती थी, शिद्दत से ख्वाहिश करती कि काश उसका बाप भी वैसा ही होता। फिर उसे बिनिश मिली। बिनिश मुस्तकीम, आरजे के दोस्त मुस्तकीम उर्फ मिक्की की बेटी। वो जबील खानदान को अच्छे से जानती थी और वही जरिया बनी थी उसे उस खानदान तक लाने का। वो उन सब की कहानी बिनिश की ज़ुबानी बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी। फिर बिनिश ने उसे अपने कज़न अब्दुल्ला से मुतारिफ करवाया, जो हाथ था। लेकिन बिनिश ने ये नहीं बताया था कि वो रूहान जबील का बेटा था और ईमान को उस शख्स की सफ़ेदी ने अपनी जानिब खींचा था। पर वो उस राज से वाकिफ नहीं थी कि 7 समंदर पार किसी और देश में वो उस शख्स के दिल पर सालों से काबिज है। उसे हाथ जबील तक लाया गया क्योंकि वो हाथ के दिल में रहती थी। उसे अब्दुल ने पाबंद कर दिया था और वो पाबंद रहा। उसे हमेशा वादे निभाए। उसकी ज़िंदगी हार से शुरू हुई थी, फिर अब्दुल, अदम और मुशारिफ से होती वापस उसी तक ले आई थी। वो सब तो जरिया बने थे, एक दूसरे की मंजिल तक पहुंचने में मदद की थी। उसे अब्दुल याद आया। जाने वो कहाँ था। उसे अब्दुल शहाब याद आया, जो पिछले 6 माह से लापता था। उसके दिल में अभी तक डर था। ऐसे वक्त में जब औलाद को सबसे ज़्यादा बाप की ज़रूरत होती है, खासकर बेटी को, अब्दुल्ला शाहाब नहीं था। वो शख्स तब तक नहीं था जब जब ईमान को उसकी ज़रूरत थी। उसे बेख्तियार रोना आ गया था। काफ़ी वक्त गुजर चुका था और हाथ अभी तक नहीं आया था। वो लेटना चाहती थी पर उसे चुल्ली तंग कर रही थी। उसने अपने दुपट्टे को उतारा और फिर बेड का सहारा लेकर उठने की कोशिश की और ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बैठ गई। अब वो अपने हाथों से कंगन उतार रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। उसे ईमान को देखा और वो बेसाख्ता उसकी जानिब लपका। ईमाने, तुम क्यों उठी? मैं हेल्प कर देता ना। वो अब उसके पीछे खड़ा था। मैं ठीक हूँ, बस ये तंग कर रही थी। सोचा उधार दूँ। उसकी नज़र ईमान के बालों से होती उसकी गर्दन पर ठहर गई, जहाँ वो 2 निशान थे, पैदाइशी निशान, जो चमकते नहीं थे, लेकिन उनका रंग बाकी जिस्म से ज़्यादा सफ़ेद था, इसलिए वो वासिया होते थे। वो बेड पर बैठा और उसने स्टूल को घुमाकर ईमान का रुख अपनी जानिब किया। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी उलझन हो रही है। मैं नवाफिल अदा करने गया था। वो उसके चेहरे को देखने लगी। धुला धलाया, साफ शफाफ चेहरा वुज़ू के बाद और भी खूबसूरत लग रहा था। वह उसके हाथ पकड़े उसके कंगन उतार रहा था। तुम्हें पाँव पर ज़्यादा वजन नहीं डालना था। सर्दी का मौसम है, दर्द हो जाएगा। वो उसे देखती रही। कैसे बताती, दर्द पहले ही हो रहा था। कोई इतनी नरमी से बात कैसे कर सकता है। उसे तो हमेशा नफरत सही थी। अब्दुल्ला साहब का चीखना चिल्लाना। ये शख्स इतनी नरमाहट कहाँ से लाया था। खुद पर उसकी नज़रें महसूस करके हाथ ने निगाहें उठाकर उसे देखा। वो नम आंखें लिए उसे ही देख रही थी। आंसू बस आंखों से बहने को तैयार थे। प्लीज़ रोना मत। उसे कहने की देर थी और वो रो पड़ी। सीरियसली, मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की को रोते नहीं देखा। वो अब उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था ईमाने, तुम्हारी ब्राइडल लुक खराब हो रही है। और वो रोते रोते हंसी। आहिस्ता आहिस्ता उसके रोने में खामोशी आ गई। अब वो सर झुकाए बैठी थी और वो उसे नर्म निगाहों से देख रहा था। आज उसका मनपसंद शख्स महरम के रूप में उसके सामने बैठा था।
और वो खामोश थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लब फड़फड़ा कर रह जाते थे। शायद वो बेबसी की इंतहा पर थी। उससे हिम्मत जमा की और कहना शुरू किया, आपको पता है ग्लेशियर्स कैसे बनते और कैसे पिघलते हैं? ईमान की गैर मुतवक्का बात पर हाथ ने चौंक कर ईमान को देखा। उसके वजूद में अब लर्जिश थी, वो महसूस कर सकता था। वो शायद समझ गया था कि वो बोलने के लिए कितने पर तोल रही थी। ईमान ने एक नज़र उसके उजले चेहरे को देखा जिस पे उलझन फैली थी, और फिर नसें झुका ली। वो उसे ही सुनना चाहता था। जब हाली खुश या फिर हरी भरी ज़मीन पर बर्फ़ पड़ती है ना, और फिर वो बंद ही नहीं होती, मुसलसल जारी रहती थी, कभी महीनों तो कभी सालों, और उसे धूप की ज़रा सी भी हिद्दत ना मिले तो फिर वो जमना शुरू हो जाती है, और फिर रफ्ता रफ्ता वो पत्थर बनकर ग्लेशियर में तब्दील हो जाती है। वो सांस लेने को रुकी और सांस रोके उसे सुन रहा था। और फिर जब सूरज की हिद्दत उसकी गर्मी ग्लेशियर तक पहुंचती है, तो सालों से जमी बर्फ भी धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। उससे एक नज़र उठाकर अपने मनपसंद शख्स को देखा। मुझे दर्द दिया गया, मुसलसल, लगातार, ऐसा दर्द जिसकी सप्लाई कभी ख़त्म नहीं हुई, मुझे मिलता ही रहा। पहले पहल बहुत दर्द महसूस होता था, फिर वो इतना बढ़ गया कि महसूस होना भी बंद हो गया, और फिर उस दर्द ने मुझे पत्थर जैसा सर्द, जामिद और सख्त बना दिया। मुझे कहीं से भी जज्बात की या अपनेपन की हिद्दत नहीं मिली। अब ये बर्फ़ पिघलती ही नहीं। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मेरा दिल धड़कना चाहता है, लेकिन उसके इर्द-गिर्द जमी बर्फ़ उसकी हरकत पर मुझे दर्द पहुँचाती है। मुझे दर्द होता है, पहले जैसा होने में दर्द होता है। बर्फ़ पिघलने में वक़्त लगेगा। आप मुझे थोड़ा वक़्त दें, थोड़ा मान, थोड़ा इत्मीनान। कुछ दिनों के लिए दर्द को मुझसे दूर रखें। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। इस जज़्बे की हिद्दत को मुझ तक पहुँचने दें, मैं ठीक हो जाऊँगी। बात के आखिर पर ईमान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसे देखा, जो उसकी बात सुनकर खामोशी से उसे देख रहा था। भूख लगी है? कुछ देर बाद वो बोला भी तो क्या? ईमान को हैरानी ने आ घेरा। तो क्या उसे बुरा नहीं लगा था? नहीं, वो बस इतना ही कह पाई। उसके हाथ अभी तक हाथ के हाथों में थे, साफ शफाफ हाथ, जिन पर मेहंदी नहीं लगी थी। सब कहते थे कि उसके हाथ खूबसूरत हैं, और उससे पहली बार अपने हाथ इस कदर खूबसूरत लगे थे। मुझे नहीं लगता कि तुम बच्चों जैसी हरकतें करती होगी। ईमान ने उलझी निगाहों से उसे देखा। बिना कुछ खाए मेडिसिन तो नहीं लेती होगी ना तुम? नहीं तो, वो बस इतना ही कह पाई। मैं खाना लाता हूँ। उठकर जा चुका था, और जब तक वो वापस आया वो अपनी ज्वेलरी उतार चुकी थी और बालों का जूड़ा बनाकर उन्हें समेट लिया था। हाथ ने खाने की बड़ी सी ट्रे बेड पर रखी। वो बेड पर बैठकर नहीं खाता था, लेकिन आज खा रहा था। उसका बैग उठा लाया था जिसमें उसका सामान था। वो उसका बैग उठा लाया था जिसमें उसका सामान था। 20 मिनट बाद वो फ्रेश होकर वापस रूम में थी। तुम्हारी मेडिसिन। वो उसकी मेडिसिन हाथ में थामे खड़ा था। उसे ईमान के चेहरे पर तकलीफ के आसार देखे थे। क्या हुआ? दर्द तो नहीं है? वो सहारा देते बेड तक लाया और फिर उसे मेडिसिन दी। पाँव दर्द कर रहा है, ईमान ने मेडिसिन लेते उसे बताया। और फिर अगले 5 मिनट बाद वो नरम कालीन पर बैठा। उसके पाँव पर जेल लगा था, गर्म पट्टी कर रहा था। इससे तुम्हें सुकून मिलेगा और दर्द भी महसूस नहीं होगा। जैसे उसे पट्टी करने के बाद चेहरा उठा कर देखा, वो आंखें बंद किए बैठे बैठे सो रही थी। हाथ को बेख्तियार हंसी आई। इससे पहले कि तुम गिर जाओ तुम्हें सो जाना चाहिए। जितनी वो थकी हुई थी दवा ने उतनी जल्दी असर किया था। ईमान ने बामुश्किल आंखें खोली और वो बिस्तर में लेट रही थी। वो उससे कंबल उड़ा रहा था, और फिर उसे गुनूती में जाने से पहले अपनी पेशानी पर उसके नर्म लम्स का एहसास हुआ था, पर वो आंखें नहीं खोल पाई और सो गई। एक दिन पहले वो नाश्ते की टेबल पर बैठी थी और खा नहीं रही थी, सिर्फ जूस का ग्लास सामने उसे खो रही थी। मिन्हा। वो काफ़ी देर जब यूं ही बैठी रही तो माहम ने उसे पुकारा। जब से उससे मिन्हा को अदम के बारे में ना की थी, वैसी ही हो गई थी, बिल्कुल खामोश। उसकी हंसी, उसके कहके सब खो गए थे। मिन्हा, कहाँ गुम हो? आवाज़ पर भी वो ना चूकी तो माहम ने उसे दोबारा पुकारा। उससे अपनी बेटी की खुशियाँ अजीज सी। अदम अच्छा लड़का था, लेकिन उस सरेआम ड्रग्स लेता था, और उसे ज़रा भी पछतावा नहीं था। जी जी। वो ख्यालों से बाहर निकली और अपनी माँ को देखा। नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? दिल नहीं कर रहा। वो सादा शलवार कमीज में थी, दुपट्टा जाने कहाँ था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजन का शिकार थीं। तुम्हारे पापा तुम्हारी इस हालत की वजह से बहुत परेशान हैं। मुझे कुछ वक्त दे।
मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वो मुस्कुरा भी ना पाई। वो सब्र करना सीख रही थी, पर सब्र इतनी जल्दी नहीं आता। इससे पहले कि माँ मज़ीद कुछ कह दी, उसके फ़ोन की घंटी बजी। मीना ने बेसब्री से फ़ोन उठाया और जैसे ही उसे मैसेज देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। लाहौर रेलवे स्टेशन की तस्वीर थी। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। अधम क्या मैसेज था। वो झटके से उठ खड़ी हुई। नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकता। मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करें प्लीज़। उससे कपकपाते हाथों से मैसेज टाइप किया और फिर इधर देखने लगी। माहम उसकी हालत देखकर खौफसदा हो गई थी। मिन्हा, होश में आओ। माहम ने अब उसे कंधों से पकड़ते हुए छोड़ा और वो वाकई जैसे होश में आई। फिर सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे की जानी भागी। 2 मिनट बाद वो उसी तेजी से सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसके कंधों पर एक शॉल थी और हाथ में गाड़ी की चाबी थामे वो तेजी से लाउंज अबूर करना चाहती थी, पर माहम ने आगे बढ़कर उससे पकड़ लिया। कहाँ जा रही हूँ? उससे गुस्से से मिन्हा की नम आंखों में देखते पूछा। वो जा रहा है मामा, हमेशा के लिए। तो जाने दो। तुम कहाँ जा रही हो? उसका लहजा अभी भी सख्त था। वह ऐसे नहीं जा सकता, मुझे उससे मिलना है। मिन्हा ने अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए। मिन्हा, तुम कहीं नहीं जाओगी। प्लीज मुझे जाने दे, बस एक बार, आखिरी बार। वो मिनतों पर उतर आई थी। माम को अपने आवाज़ों में नहीं लगी। मिन्हा, होश में आओ। माम ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा था। मिनमिनाती मिन्हा साकित हो गई। क्या कर रही हो तुम अपने साथ? क्यों कर रही हो ऐसा? माम जोर से चिल्लाई। मिन्हा साकित निगाहों से उसे ही देख रही थी और अगले लम्हे उससे मिन्हा को अपने पाँव पकड़ते देखा और अब उनके कदमों में बैठी थी वो। प्लीज मुझे एक बार जाने दे मामा, बस एक बार। वो तड़प उठी थी और माम को किसी ने पत्थर का बना दिया था। कोई अपनी मोहब्बत के लिए किसी के पाँव कैसे पकड़ सकता है? वो झटके से पीछे हुई और मीना को जैसे होश आया। वो चप्पल जूते पहने हुई थी जो भागते हुए उतर गया था। वो जूता दोबारा पहनती बाहर की जाने भागी थी और माहम सीने पर हाथ रखती वहीं बैठते चली गई थी। वो जाने कैसे स्टेशन तक पहुंची थी और पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। ट्रेन खड़ी थी और उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब उसे फ़ोन कर रही थी। उसके हाथ कँपकपा रहे थे। कहाँ हैं आप? उसके फ़ोन उठाते ही वो नम लहजे में बोली। पीछे देखो। वो झटके से मुड़ी और उसके पीछे अधम खड़ा था, कंधों पर स्याह शॉल फैलाए। वो वहीं खड़ा था, सादा शलवार कमीज में। वो बेख्तियार उसकी जानी बढ़ी और फिर चंद कदम के फासले पर रुक गई। कहाँ जा रहे हैं आप? वो अपने आंसुओं को पीते हुए बोली। नहीं जानता। उसके अंदाज में इत्मीनान था। मीना ने पहली बार उसके चेहरे पर इस शराब की कैफियत नहीं देखी थी। वो पुरसुकून था। क्यों जा रहे हैं? वो रो देने को थी। मंजिल की तलाश जरूरी है, भटक भटक कर थक गया हूँ। वो उसके चेहरे को देखते कह रहा था, जो रोने के बाद सुर्ख था। आंखें सूजी हुई थी और बाल बिखरे पड़े थे। वो कहीं से भी लंदन वाली मीना नहीं लगी थी, जो बहुत मजबूत थी। मोहब्बत ने उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वो उसे नहीं कह सकती थी कि वो उसे अपने साथ ले जाए। वो कैसे जा सकती थी? उसके पाँव में बेड़ियाँ थीं। कब वापस लौटेंगे? मीना ने मुझ पर सब करते पूछा। उसकी धड़कन तेज चल रही थी। नहीं जानता, शायद कभी नहीं। और आंसू बेख्तियार मीना के गालों पर बहने लगे। तुम्हें रोना नहीं चाहिए मीना। तुम चाहती थी ना मैं ये लड़ाई खत्म कर दूं। देखो मैंने कर दी है। क्या हीलर ने आपसे जाने को कहा? वो उसी से मिलने गया था। उससे मुझे राह दिखाई। वो होले से बोला। वो हमेशा ही दिखाती रही, पर मैं अंधा बना रहा हूँ। वो कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। अगर मैं आपको रोकूं तो आप रुक जाएंगे? मैं चाहूंगा तुम मुझे मत रोको। और मिन्हा ने सबका गहरा सांस लिया। मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं चाहूंगा तुम मेरा इंतजार मत करो। वो उसे देख रहा था और वो नीचे। जब आपको अपनी मंजिल मिल जाए तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ मिन्हा हारिस वापस अपनी दुनिया में लौट जाए। वो हंसे झूमे और खुश रहे, क्योंकि वो एक खास लड़की है। उस पर यह सौगवारियत नहीं सजती। वो खामोश खड़ी सुनती रही। रेलवे स्टेशन पर हॉर्न गूंजा। ट्रेन अब चलने को तैयार थी। मीना की धड़कन बेख्तियार तेज हुई। उससे घबरा कर अधम को देखा। खो देने का, कभी न देखने का डर उसके चेहरे पर नुमाया था। अपना ख्याल रखना। उससे आगे होकर मीना का गाल थपथपाया। मीना कुछ कहना चाहती थी, पर हलक में कांटे उगाए थे। होंठ कुछ नीले पड़ने लगे थे। वो अब उससे दूर हो रहा था और वो अपने डूबते दिल के साथ उससे ज़्यादा देख रही थी। ट्रेन का इंजन स्टार्ट हुआ। झंडा लहराया और ट्रेन झटके से आगे बढ़ी। नहीं,
अधम, उससे ट्रेन की जानिब कदम बढ़ाए। वापस चली जाओ मिन्हा। वो दरवाजे में खड़ा उससे कह रहा था और वो उसके पीछे भागना चाहती थी, पर अपने प्यारों के कितने ही चेहरे आंखों के सामने आ गए। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और अब तेजी से दूर जा रही थी। वो वहीं स्टेशन पर रह गई और ज़मीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। स्टेशन पर आते जाते लोग उसे देख रहे थे, वो सिर्फ देख रहे थे। उसके दर्द से तो सिर्फ वही वाकिफ थी। ट्रेन दूर जा रही थी और उसके रोने की शिद्दत बढ़ रही थी। वह खाली हाथ रह गई थी, जैसे उससे उसकी पसंदीदा चीज़ को छीन लिया गया हो। तुमने मुझे कोई संगीत मुजस्मा ही समझा कि जिस पर कोई बात, कोई दुख, कोई तकलीफ असर ही नहीं करती। तो सुनो, धूप की चुभन मुझे भी होती है, किसी का सख्त लहजा मुझे भी महसूस होता है, बातों के तीर मुझे भी लगते हैं, किसी की बाहों का मजबूत हसार मुझे भी चाहिए था, एक इतबार मुझे भी चाहिए था। मैं कोई संगीत मुजस्मा नहीं हूँ, एक आम सी लड़की हूँ। काश तुम मुझे कभी हास ना समझते। वो उसे याद करते होटल के कमरे में अपने बिस्तर में दुबकी रो रही थी। अगली सुबह उसकी आंख 5 बजे के अलार्म पर खुली। उससे साइड टेबल से फ़ोन उठाकर अलार्म बंद किया और आंखें खोलकर देखने की कोशिश की। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, हाथ वहाँ नहीं था। वो जाने कितने महीनों बाद इतनी गहरी और सुकून की नींद सोई थी। क्यों ना सोती, वो अब हाथ जबील की बीवी थी। लेटे लेटे वो मुस्कुरा थी, नरम गरम बिस्तर में, जैसे उसकी सारी थकन उतर गई थी। फिर वो कंबल उतारती उठ बैठी। नमाज का वक्त था, रात भी वो जल्दी सो गई थी। उससे अपने पाँव और कंधे में दर्द महसूस नहीं हुआ। उससे बेड से पाँव उतारते नीचे रखा। पाँव पर अभी भी गर्म पट्टी थी, हाथ ने अपने हाथों से की थी। मुस्कान फिर से उसके लबों पर आ ठहरी। उससे बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर लंगड़ा कर चलती वॉशरूम तक गई, जो कमरे के दूसरे कोने पर था। 5 मिनट बाद वो वुज़ू करके बाहर निकली। तब उससे कमरे में एक टेबल और चेयर का इजाफा नजर आया। उस पर हाथ का लैपटॉप रखा था। थोड़ी तलाश पर उसे चाय नमाज भी मिल गया। उसे ज़रा सा पर्दा उठाकर ग्लास विंडो से नीचे झांका। बाहर अभी अंधेरा था। गौर करने पर उसे नीचे ग्राउंड पर कोई भागता हुआ महसूस हुआ। वो हाथ था, रनिंग कर रहा था। वो कई लम्हे उसे दिखती रही। उसकी रफ्तार काफ़ी तेज थी। फिर उससे चाय नमाज बिछाया और बैठकर इशारों से नमाज पढ़ी। फिर कितनी ही देर वो शुक्राने के कलामात अदा करती रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही रौनक थी। कमरे में गरमाइश थी और बड़ी सी शॉल लपेटे वो चाय नमाज पर बैठी। कमरे से मखसूस महक आ रही थी, जो उसे रात को हाथ से आ रही थी। जब वो उसके करीब बैठा था, आंखें बंद किए वो उसे अपने अंदर उतारने लगी। फिर उठ खड़ी हुई। उसे दोबारा पर्दा सरका कर देखा, वहाँ हाथ नहीं था। वो बेड की जानिब आई और अपना फ़ोन उठाया। तब उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे फूलों पर पड़ी। फूलों के साथ ही एक फाइल रखी थी जिस पर रिबन लगा था। फॉर यू माई वाइफ। वो मुस्कुरा दी और फिर उससे रिबन खोलकर फाइल को देखा और अगले ही लम्हे कमरे की छत अपने ऊपर गिरती महसूस हुई। वो अस्पताल के कागजात थे। अस्पताल अब उसके नाम पर था। वो उस अस्पताल की ऑनर थी जिसके ऑनर ने उससे निकाला था। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई और कागज़ उलट पुलट कर देखने लगी। हर बार पढ़ने पर उससे यही समझ आ रहा था। वो हैरान रह गई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और हाथ अंदर आया। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई और कागज़ उलट-पुलट कर देखने लगी। हर बार पढ़ने पर उसे यही समझ आ रहा था। वो हैरान रह गई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और हाथ अंदर आया। मैं तुम्हें नमाज के लिए उठाने आया था। वो जूते बाहर निकाल कर आया था। उसके हाथ में टॉवल था जिससे वो अपना मुँह साफ कर रहा था। टी-शर्ट में उसके बाजू नुमाया थे। ये फाइल, वो बेख्तियार उसकी जानी पड़ी, लेकिन पाँव पर वज़न पड़ने के बायस उठने वाली दर्द ने उसे कराकर गिरने पर मजबूर कर दिया था। पर हाथ आगे बढ़कर उसे थाम चुका था। क्या कर रही हो? ध्यान से चलो। वो उसी के बाजू पे लाई खड़ा था, जबकि ईमान अभी तक फाइल में उलझी थी। ये क्या है? वो इतना मेहरबान था कि उसकी मेहरबानियों पर रोना आ रहा था। तुम्हारा गिफ्ट। उसके चेहरे पर हैरत और बेयकीनी की तासुरात देखकर वो थोड़ा सा झुका और उसके नाक को छुआ। लेकिन ये तो अस्पताल। अब ये तुम्हारा है। उसे यूं ही थामे खड़ा था। बड़ी सी चादर के हाले में उसका साफ चेहरा कितना मासूम लग रहा था। ये आपने खरीद लिया? हाँ। डायरेक्टर मान गए? वो होले से मुस्कुराया। डायरेक्टर को उससे कैसे बनाया था ये वो ही जानता था, पर इस लम्हे जो बेयकीनी ईमान के चेहरे पर थी, वो उसे तमानत बख्श रही थी। उसने मेरी वाइफ को अस्पताल से निकाला, मैंने अस्पताल ही खरीद लिया। अब तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। और ईमान का दिल भर आया।
कैसे बिन कहे वो सब समझ लेता था। वो बेयकीनी से फाइल को देखती रही। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? कीमत देखकर उसकी आंखें फट पड़ी थी। तुमने मुझे कंगाल ही समझ लिया है। वर्ल्ड्स बेस्ट डेटा साइंटिस्ट हूँ यार। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी जानता हूँ। जितनी इन्वेस्टमेंट थी अब काम आ गई ना। ईमान को समझ ना आया वो हंसे या रोए। वो कुछ ना बोली, खामोशी से फाइल थामे खड़ी रही। वो वहाँ लोगों से जुड़ चुकी थी। उनको तकलीफ से निकाल कर उससे अपना आप हल्का फुल्का महसूस होता था। उसे अस्पताल को अपना आप दिया था, फिर उसे वहाँ से निकाल दिया गया। दुख तो हुआ था पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए खामोश हो गई थी। विजिट करना है अस्पताल? वो उसे खामोश देखकर पूछने लगा। हाँ। उसकी आंखें चमक उठी। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ते के बाद चलेंगे। वो अब ड्रेसिंग रूम की जानी पड़ गया था ताकि फ्रेश हो सके, और ईमान के अंदर जिंदगी की नई लहर दौड़ गई थी। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स अपने सामने बैठे हाथ जबील से मुखातिब हुए। ना, मैं तो ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको। ये ईमान को यहाँ रहने दें या फिर अस्पताल दे दें। वो फॉर्मल ड्रेस पैंट में मलबूस था, कोट बाजू पर गिराए वो कुर्सी पर टांग जमाए बैठा था। मेज की दूसरी जानिब अस्पताल का डायरेक्टर गहरी कश्मकश में था। मैं उसे यहाँ नहीं रख सकता। मुझे अजीबोगरीब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि अगर वो यहाँ रही तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ अस्पताल दे दें, बाकी मैं खुद देख लूँगा। मैं अस्पताल नहीं छोड़ सकता, किसी सूरत नहीं। और तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मिस्टर हार्ट जबील। वो दबे दबे लहजे में चिल्लाए। ऑफ कोर्स हार्ट जबील नहीं करेगा, लेकिन मिस्टर ग्रे कर सकता है। उसे आंखों से चश्मा उतार देखा। उसका अंदाज ऐसा था कि डायरेक्टर को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। फिर हाथ ने गोद में रखी फाइल मेज पर फेंकी। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड में आपके अस्पताल से इतने पेशेंट ठीक होकर नहीं निकले जितने के इस दौरानिया में जब ईमान ने यहाँ काम किया। डायरेक्टर ने वो फाइल उठाई जिसके पहले सफ़े पर सारे रिकॉर्ड मेंशन थे। 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले यहाँ एक पेशेंट ने खुदकुशी की थी। खबर बाहर नहीं निकल सकी। वो बात सुनते ही डायरेक्टर का रंग फीका पड़ गया। उससे खौफजदा निगाहों से हाथ को देखा। वो लड़की यतीम थी, उसका कोई वारिस नहीं था, और आपने इस खबर को दबा दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। डायरेक्टर ने थूक निकला। बोलने के लिए मुंह खोला लेकिन अल्फाज सम तोड़ गए। क्या हो अगर उस वाक़ये की सारी वीडियोस बाहर निकल आए? डायरेक्टर ने टिश्यू निकालकर अपने चेहरे पर आया पसीना पूछा। इतनी सर्दी में भी पसीना बह निकला था। तो तुम्हारे पास कहाँ से आई? अगर मैं इतना भी ना कर पाऊँ तो तुफ है मेरे डेटा साइंटिस्ट होने पर। उसने अपने चश्मे को सीने के मुकाम पर शर्ट से रगड़कर साफ किया और फिर आंखों पर लगाया। उसकी ग्रे आंखें डायरेक्टर के अंदर तक उतर रही थीं। मैं आपको इसकी डबल कीमत दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। वीडियोस वायरल हुई तो अस्पताल वैसे ही बंद हो जाएगा। मुझे मंजूर है। डायरेक्टर जानता था वो अब बच नहीं पाएगा। उससे कागजात पर साइन कर दिए और हाथ ने उससे कीमत अदा कर दी थी। वो शख्स उस अस्पताल को संभालने के काबिल नहीं था जिसकी मौजूदगी में कोई अपनी जान से हाथ धो बैठे। वो शावर लेकर बाहर आया तो उससे ईमान को ड्रेसिंग के सामने बैठे देखा। वो लिपस्टिक लगा रही थी। वो उसे देखकर पल भर को साकित हुआ। मैं रेडी हूँ। वो लिपस्टिक बंद करते वापस स्वे रखती उठने की कोशिश करने लगी। उसके बाल कर्ल थे जिसे उससे ऊंची कोने में बांधा था। ओलिव ग्रीन मोटा सूट पहना था। ये एक शॉर्ट शर्ट और खुले प्लाजो के साथ था जिसके गले पर सफ़ेद मोतियों का काम था। गला गोल था जो पूरा बंद था। कानों में सफ़ेद नन्हे आवे से थे और हल्के मेकअप के साथ वो अब खड़ी उसे देख रही थी। बड़ी आंखें वासिया थीं और वो टीनेज लड़की लग रही थी जो किसी टूर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मैं जल्दी रेडी हो गई ना? वो अब आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ा कर जल्दी बेड की जानी पड़ी। हाथ कुछ ऐसे होश आया। बैठ जाओ आराम से। वो उसकी जाने पड़ा और उसे पकड़कर बेड पर बिठाया। वो कितनी खुश थी और खुशी में कितनी प्यारी लग रही थी ये हाथ ने आज देखा था। पाँव दिखाओ पहले अपना। वो फिर से नीचे बैठ चुका था। आप नीचे मत बैठा करें प्लीज़। वो अनकंफर्टेबल हुई। मैं इन कदमों में अपनी मर्जी से बैठता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ है? वो अब चेहरा उठाए उसे देख रहा था। ईमान से कोई एतराज़ बन नहीं पाया। अब वो उसके पाँव की पट्टी खोल रहा था। तुमने कंधे की पट्टी की? वो अब पूछ रहा था। वो मैं शॉल ले लूँगी, ऊपर तो हवा नहीं लगेगी। ईमान ने बहाना बनाया। वो अब जेल उठा लाया था और उसके मुंह में पैर पर जेल लगाते मालिश कर रहा था। फिर उससे कुछ देर बाद पट्टी की और अच्छे से लपेट दी। फिर जेल उठाकर वापस रखी और हाथ धोने चला गया। 5 मिनट बाद जब वो वापस आया था तो अपनी शर्ट चेंज कराया था। सफ़ेद से ग्रीन उसके हम रंग पहन आया था। मुझे नहीं पता था
ग्रीन रंग किसी पर इतना सूट करता है? वो अब आईने के सामने खड़ा बटन बंद कर रहा था। ये सिर्फ ग्रीन नहीं, ओलिव ग्रीन है। ग्रीन तो ग्रीन होता है ना? बिल्कुल नहीं, सब अलग अलग हैं और सारे मेरे फेवरेट हैं। सी फोम ग्रीन, सेज ग्रीन, ओलिव ग्रीन, जेड ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन एंड लाइम ग्रीन। उसे सारे शेड्स गिनवा दिए थे। वो हंसियाँ। पहली लड़की देखी है जिसे ब्लैक से ज्यादा कोई और रंग पसंद है? क्योंकि ये पहली लड़की बाकी लड़कियों से अलग है। वह मुस्कुराते हुए अपनी शॉल लपेट रही थी और फिर घंटे बाद नाश्ते से फारिग होकर वो लोग अस्पताल की जानिब रवां थे। वो चमकती आंखों से बाहर घने पेड़ों को देख रही थी। मुझे लगता है तुम्हें जंगल बहुत पसंद है। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरा घर जंगल में हो, या जंगल मेरे घर में हो। वो फौरन बोली थी। हाथ मुस्कुरा दिया। कितनी ख्वाहिशें थी जो उसे अपने अंदर दबाई हुई थी। अब उसे कोई पूरा करने वाला मिला था तो सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगी थी। कुछ देर बाद वो अस्पताल में थे। हाथ उसे सहारा देते अंदर लाया था। उसे सर पर गर्म स्कार्फ लिया हुआ था और सफ़ेद ऊनी शॉल कंधों पर थी। पाँव में सफ़ेद स्नीकर से और उसे अपने साथ लिए राहदारी में आगे बढ़ रहा था। सुबह सुबह का टाइम था। ज़्यादा स्टाफ नजर नहीं आ रहा था। किसी से मिलवाना है तुम्हें? वो उसे उस कमरे तक ले आया था जिसमें कभी उससे वक्त गुजारा था जब वो उस अस्पताल में थी। ईमान ने नासमझी के आलम में ग्लास विंडो से अंदर झांका और फिर सामने बेड पर लेटी वजूद को देखकर टटक गई। उससे बेख्तियार हाथ को देखा। अंदर लेटा शख्स अब्दुल शहाब था, उसका बाप, जो पिछले 6 माह से लापता था। हाथ ने उसे ढूंढ लिया था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ईमान को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। अब्दुल्ला साहब की चीखें उसे अपने कानों में सुनाई देने लगी थी। मिलोगी नहीं उनसे? वो उसके साथ खड़ा था। नहीं, मुझे नहीं मिलना। वो उससे हाथ छुड़वा कर जाना चाहती थी पर हाथ ने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी। सबसे पहला हक है उनका तुम पर, और जंग उनसे की जाती है जो इस काबिल हो। वो होली से बोला था और ईमान को अपनी आंखों में नमी उमड़ती महसूस हुई। तुम हीलर हो ना, तुम्हारा ये मरहम सबके लिए एक सा होना चाहिए ईमाने। वो होली से सरगोशियां कर रहा था। उससे ईमान को थाम रखा था वरना वो गिर जाती। खुद साख्ता लड़ाई खत्म कर दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। उसकी बात सुनकर ईमान ने पलके झपकते अपनी आंसुओं को अंदर धकेला। माजी की खौफनाक याद अपने तमाम तरहूनी पंजों के साथ उसके जिस्म से चिपक चुकी थी। तुम आज नहीं बचोगी, तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोटे से कमरे में अब्दुल्ला साहब उसे गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था। खुद को बचाने के लिए हाथ पाँव मार रही थी लेकिन अब्दुल्ला साहब की गिरफ्त बढ़ती ही जा रही थी।